हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका फिर से आज की हमारी नई वीडियो में। हम अपनी पिछली वीडियो में एक्सप्लेन कर रहे थे कैश फ्लो स्टेटमेंट की इंडिविजुअल आइटम, हर इंडिविजुअल आइटम को एक्सप्लेन करेंगे, जिसमें हमने प्रॉफिट को एक्सप्लेन किया था हमारी लास्ट वीडियो में कि प्रॉफिट के बारे में आपको क्या ध्यान रखना है जब भी आप नेट प्रॉफिट एज पर P&L लिख रहे हो। अगर आपने वीडियो अभी तक नहीं देखी है वो वाली, तो पहले वो वीडियो जाकर देख लें। आज की वीडियो में हम नेक्स्ट आइटम जो अपनी ले रहे हैं कैश फ्लो स्टेटमेंट के लिए, वो है ट्रांसफर टू रिजर्व। वीडियो को एंड तक जरूर देखें, आपको रिजर्व के बारे में हर बात पता चल जाएगी जो ध्यान में रखनी है आपको कैश फ्लो का क्वेश्चन करते हुए कि रिजर्व से रिलेटेड आपको कहाँ क्या प्रॉब्लम आ सकती है, क्या ध्यान रखना है, पूरा आपको पता चल जाएगा। क्वेश्चन जैसा हमने अपनी लास्ट वीडियो में कहा था कि जनरली 3 तरीके का क्वेश्चन दिया होता है। या तो क्वेश्चन होता है हमारा छोटा सा पैराग्राफ की फॉर्म में 5-7 लाइनें गिवन होती हैं बस, या क्वेश्चन होता है हमारा बैलेंस शीट की फॉर्म में, सॉरी स्टेटमेंट ऑफ P&L की फॉर्म में, और या क्वेश्चन होता है हमारा बैलेंस शीट की फॉर्म में। तो अगर पैराग्राफ का क्वेश्चन है तो डायरेक्ट लाइन में लिखा ही मिल जाता है कहीं ना कहीं कि ट्रांसफर टू रिजर्व इतना है, वही आपको उठाकर लिखना है। स्टेटमेंट ऑफ P&L की फॉर्म में अगर क्वेश्चन गिवन है तो आप ट्रांसफर टू रिजर्व को ढूंढना ही मत। क्यों? क्योंकि रिजर्व जो है वो एक एप्रोप्रिएशन ऑफ प्रॉफिट की आइटम है। ध्यान देना, रिजर्व एक एप्रोप्रिएशन ऑफ प्रॉफिट की आइटम है, और स्टेटमेंट ऑफ P&L में हम चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट वाली आइटम्स लिख रहे होते हैं, एप्रोप्रिएशन की नहीं। तो ऑब्वियस है कि स्टेटमेंट ऑफ P&L में फिर ये वाली आइटम दिखेगी ही नहीं, तो क्यों ढूंढ करके टाइम वेस्ट करना कि जनरल रिजर्व है या नहीं है। एप्रोप्रिएशंस की आइटम सरप्लस इन स्टेटमेंट ऑफ P&L में मिलेंगी, स्टेटमेंट ऑफ P&L में नहीं। उम्मीद है आपको क्लियर हो गया होगा पॉइंट कि स्टेटमेंट ऑफ P&L में रिजर्व क्यों नहीं ढूंढना है। नेक्स्ट है बैलेंस शीट। अब जैसा हमने अपनी पिछली वीडियोस में भी बताया है कि बैलेंस शीट का जब भी क्वेश्चन होगा तो 2 साल के डाटा रहेंगे। बैलेंस शीट का जब भी क्वेश्चन हो और आप रिजर्व ढूंढ रहे हैं तो रिजर्व एंड सरप्लस की हेडिंग में, लायबिलिटीज में आपको रिजर्व दिखाई दे सकता है। कंडीशन क्या है कि जब भी आप रिजर्व एंड सरप्लस में देखेंगे तो सामने एक नॉट नंबर दिखाई देगा आपको, सॉरी उस नॉट नंबर के कॉलम में कोई नंबर लिखा मिलेगा, लेट 1। इसका लिखे हुए होने का मतलब है कि रिजर्व एंड सरप्लस के अंदर जितनी भी आइटम्स हैं वो नॉट नंबर 1 में एक्सप्लेन की गई हैं। तो अगर क्वेश्चन में नॉट नंबर गिवन है तो आप एक्सप्लेनेशन में देखिए, वहां आपको रिजर्व मिल जाएगा।
अगर नॉट नंबर गिवन नहीं है तो समझ लेना कि क्वेश्चन में रिजर्व भी नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि इसे रिजर्व एंड सरप्लस के गैप को हम प्रॉफिट मान लेते हैं अगर नॉट नंबर गिवन ना हो तो। अब एक ही अमाउंट को दो जगह थोड़ी ना लिख देंगे कि रिजर्व एंड सरप्लस का गैप ही प्रॉफिट भी मान लिया और रिजर्व एंड सरप्लस का गैप ही रिजर्व भी मान लिया। अगर क्वेश्चन में नॉट नंबर रिजर्व एंड सरप्लस के सामने नहीं है तो उस गैप को हम प्रॉफिट कंसीडर कर चुके होते हैं, इसलिए उसी अमाउंट को रिजर्व में दोबारा नहीं लिख सकते। तो नॉट नंबर ना हो तो रिजर्व भी ये समझ लेना कि क्वेश्चन में नहीं है। अब लिखना कैसे होता है, कौन सा अमाउंट लिखना होता है? दोनों साल का हमें गैप ही लिखना होता है। गैप मीन्स वही सेम प्रॉफिट के तरह कि करंट ईयर माइनस प्रीवियस ईयर। अब कई स्टूडेंट्स का डाउट होता है कि सर करंट ईयर से प्रीवियस ईयर इंक्रीज ही हो तो लिखना है या डिक्रीज हो तो भी लिख सकते हैं? दोनों लिखेंगे। अगर करंट ईयर से प्रीवियस ईयर अमाउंट इंक्रीज हो रहा है, जैसे पिछले साल 10,000 रुपये था रिजर्व में, इस साल 15,000 रुपये है, तो आप 5,000 रुपये को लिखेंगे कि ट्रांसफ़र हुआ होगा इस साल, तभी वो 10 से 15 हो रहा है। तो प्लस की आइटम के तौर पे लिखेंगे ट्रांसफर टू रिजर्व 5,000। बट अगर 10,000 रुपये से 8,000 हो रहा है वो, तो माइनस में लिखेंगे, ब्रैकेट में शो कर देंगे उस 2,000 को, लिखेंगे ज़रूर। अब कुछ बातें ध्यान में रखनी है जब भी आप ट्रांसफर टू रिजर्व लिख रहे हो। एक रिजर्व होता है कैपिटल रिजर्व, एक रिजर्व होता है सिक्योरिटीज प्रीमियम रिजर्व। ये भी आपको ट्रांसफर टू रिजर्व के रिजर्व एंड सरप्लस के एक्सप्लेनेशन में दिखाई दे सकते हैं। तो ध्यान रखें, हम उन्हीं रिजर्व्स को वापस ऐड कर रहे हैं जो प्रॉफिट में से कभी क्रिएट हुए थे। एक बार और एक्सप्लेन करता हूं। हमने अपनी पहली वीडियोस में या दूसरी वीडियो में, कैश फ्लो की जो पहली या दूसरी वीडियो है, उनमें हमने बेसिक फंडामेंटल्स आपको एक्सप्लेन किए हैं कि कैसे आप पीएनएल से बैलेंस शीट तक जाते हैं, किन आइटम्स को आप कैश फ्लो के फॉर्मेट में ऐड कर रहे हैं तो क्यों कर रहे हैं, माइनस कर रहे हैं तो क्यों कर रहे हैं। हम कैश फ्लो स्टेटमेंट का एक तरह से इनडायरेक्ट मेथड पढ़ रहे होते हैं। तो हम प्रॉफिट पे खड़े हुए होते हैं, हमें कैश प्रॉफिट पे जाना होता है, कैश पे जाना होता है। तो कुछ आइटम्स को हम वापस ऐड करते हैं, कुछ को माइनस करते हैं, उल्टा चलते हैं हम। तो सीधी सी बात है कि जिन आइटम्स को हम माइनस करके आगे पहुंचे होंगे, उन्हीं को ही तो वापस ऐड करके आएंगे, वापस उन्हीं को ही तो ऐड बैक करके वापस आना है हमें। तो जो आइटम्स प्रॉफिट में से क्रिएट हुई थी, जिनकी वजह से प्रॉफिट माइनस हुआ था, घटा था, जिन आइटम्स को हमने प्रॉफिट में से क्रिएट किया था, उन्हीं को ही तो वापस ऐड करके वापस आना है हमें। इसलिए कैपिटल रिजर्व और सिक्योरिटीज प्रीमियम रिजर्व, ये दोनों रिजर्व ऐसे हैं जो प्रॉफिट में से क्रिएट ही नहीं हुए थे उन एक्टिविटीज में से। जैसे आपको पता है कि सिक्योरिटीज प्रीमियम रिजर्व शेयर बेचते हैं, इशू करते हैं, और प्रीमियम पे अगर शेयर इशू करते हैं हम, तो उस अमाउंट को सिक्योरिटीज प्रीमियम में लिखा जाता है। कैपिटल रिजर्व हमारा कैपिटल नेचर के प्रॉफिट्स में से क्रिएट होता है। तो ये दोनों जो रिजर्व्स हैं, ये हमने
प्रॉफिट में से क्रिएट ही नहीं करे, मतलब इनकी वजह से प्रॉफिट घटा ही नहीं कि हम इनको वापस ऐड बैक करें, इसलिए इन दोनों रिजर्व्स को हम कंसीडर नहीं करते हैं। और अच्छे से समझने के लिए आप हमारी स्टार्टिंग वाली वीडियोस देखिए, जो कैश फ्लो स्टेटमेंट की हमारी स्टार्टिंग की वीडियोस हैं, मैं लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। फिर आपको एक लाइन में ही समझ में आ जाएगा कि मैं क्यों कैपिटल रिजर्व और सिक्योरिटीज प्रीमियम रिजर्व को लिखने की मना कर रहा हूँ। जनरली जनरल रिजर्व ही होता है जिसको आप यहाँ पे ट्रांसफर टू रिजर्व के तौर पे लिखते हैं सॉल्यूशन में। इन दोनों रिजर्व्स को कंसीडर नहीं करना है। तो इतना ही ध्यान में रखना है आपको जब भी आप किसी भी क्वेश्चन में रिजर्व्स को लिख रहे हो। एक बार समराइज कर लेते हैं हमने क्या बताया है। रिजर्व से रिलेटेड भी हमने वही कहा कि 3 तरह के क्वेश्चन आपको दिखाई दे सकते हैं। या तो क्वेश्चन पैराग्राफ की फॉर्म में ही रहता है, तो सिंपल आपको लिखा ही मिल जाएगा कहीं ना कहीं के ट्रांसफर टू रिजर्व इतना है। स्टेटमेंट ऑफ P&L का क्वेश्चन हो कि फॉर्म में क्वेश्चन हो, तो आपको ध्यान रखना है, इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि आपको रिजर्व ढूंढकर टाइम खराब नहीं करना है, क्योंकि स्टेटमेंट ऑफ P&L में 4 जगह प्रॉफिट वाली आइटम आती है और रिजर्व हमारा एक एप्रोप्रिएशन ऑफ प्रॉफिट की आइटम है जो दिखेगा ही नहीं वहाँ पर। नेक्स्ट है हमारा बैलेंस शीट का अगर क्वेश्चन हो तो एज यू ऑल नो के बैलेंस शीट का जब भी क्वेश्चन होता है तो 2 साल के डाटा आपको गिवन मिलेंगे। तो रिजर्व एंड सरप्लस की हेडिंग में आपको प्रॉफिट दिखाई देगा कहीं, और रिजर्व एंड सरप्लस में के सामने या तो नॉट नंबर, एक्सप्लेनेशन वाला जो नॉट है उसका नंबर गिवन होगा या नहीं होगा। अगर क्वेश्चन में नॉट नंबर गिवन है तो आप एक्सप्लेनेशन में देखिए कि जनरल रिजर्व कितना इंक्रीज डिक्रीज हो रहा है। अगर नहीं है तो ये समझ लीजिएगा कि रिजर्व भी क्वेश्चन में नहीं है। क्यों? क्योंकि इसी रिजर्व एंड सरप्लस के गैप को नॉट नंबर ना होते हुए इसी रिजर्व एंड सरप्लस के गैप को आप प्रॉफिट कंसीडर कर चुके हैं, अपने कैश फ्लो के ऑपरेटिंग एक्टिविटी की पहली लाइन के सामने लिख चुके हैं, तो उसी अमाउंट को दोबारा नहीं लिखेंगे। कुछ बच्चों का डाउट रहता है कि इंक्रीज डिक्रीज में सर डाउट रहता है कि ट्रांसफर टू रिजर्व गैप इंक्रीज होगा तो लिखना है कि डिक्रीज होगा तो लिखना है। दोनों लिखने हैं। अगर ट्रांसफर टू रिजर्व इंक्रीज में है तो प्लस में आ जाएगा, डिक्रीज में है तो माइनस में आ जाएगा। गैप लेना है। ये 2 चीज़ें ध्यान रखनी है कि हम उन्हीं रिजर्व्स को ट्रांसफर टू रिजर्व्स में फॉर्मेट में ऐड कर रहे हैं जो कभी प्रॉफिट से क्रिएट हुए थे, उन्हीं को वापस ऐड कर रहे हैं। तो ये रिजर्व्स प्रॉफिट से क्रिएट ही नहीं हुए थे तो वापस ऐड भी क्यों करेंगे? तो ध्यान में रखना है आपको। उम्मीद है आपको वीडियो अच्छी लगी होगी। अगर अच्छी लगी हो वीडियो, कुछ सीखने को आपको मिला हो, तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिएगा और वीडियो को लाइक करिएगा, अपने फ्रेंड से शेयर करिएगा। थैंक यू।